साथियों नमस्कार। मित्रों, मेरे दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत आज के दिन की शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे 261 नंबर के प्रश्न से। ऐसी रिक्वेस्ट आई थी जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनकी कि सर थोड़ी सी क्वेश्चन बढ़ा दीजिए। मैं आज इस वीडियो में थोड़ी सी क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए पढ़ते रहिए और साथियों यार शेयर जरूर कीजिए, मतलब आप एक दूसरे को जरूर बताएं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और कैसा लगता है आपको जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए 261 नंबर का प्रश्न है, काल क्रमानुसार संगीत संगति क्रम क्या होगा? मतलब इनका जो काल क्रम है उसके अनुसार सबसे पहले कौन सी आएगी। तो सबसे पहले देखो, इसमें बहुत आराम से हम लोग बता सकते हैं, राहुल वेल सबसे पहले आएगी इसमें, या कुवल्ले माला। कुवल्ले माला आ रही है भाई, तो कुवल्ले माला सबसे पहले है, फिर राहुल वेल है। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए कि कुवल्यमाला जो उदोतन सूरी ने लिखी है ना, वो 9वीं शताब्दी में लिखी है। और राहुल वेल जो है ना, रोड़ा कवि ने 11वीं शताब्दी में लिखी है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में, और कीर्तिलता विद्यापति ने 14वीं शताब्दी में। तो देखो कीर्तिलता तो लास्ट में आएगी, ये तो पक्का है। तो इन्होंने लास्ट में सब में दे दी, इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बन जाता है। अब क्वेश्चन मेरे को यहाँ पर यही डाउट था कि कुवल्ले माला और जो है राहुल वेल, इनमें से क्या आएगी। तो राहुल वेल थोड़ा सा क्लिक कर रहा था, लेकिन राहुल वेल जो है 11वीं शताब्दी में लिखा था, और कुवल्ले वाला जो है 9वीं शताब्दी में लिखा था। बस यही पकड़ में आ गया, तो इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। कौन सा? बी ऑप्शन। ये आप याद रखिएगा, ठीक है? अच्छा प्रश्न है। तो कुवल्लेमाला उदुतन सूरी ने 9वीं शताब्दी में, राहुल वेल रोड़ा कवि ने 11वीं शताब्दी में, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में, कीर्तिलता विद्यापति जी ने 14वीं शताब्दी में लिखा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि कौन से हैं? अब कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि देखो, इनमें ये बिहारी दास, तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, ये सब नए कवि हैं। तो कालक्रम की दृष्टि से जो सबसे पुराने कवि हैं वो विद्यापति जी ही हैं, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, ये पहले वाले कवि हैं विद्यापति, इनसे भी पहले हुए थे, तो ये चीज आपको याद रखनी है। विद्यापति जी जो है 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक रहे। सूरदास जी 1478 से 1583 तक। तुलसीदास जी 1532 से 1623 तक। और बिहारी जी 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी तक रहे साथियों। याद कर लीजिएगा आप, है ना? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी। देखो तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, इनमें तो और भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए याद कर लेना भाई। जो विद्यापति जी रहे वो 1350 से 1450 तक। जहां पर भी विद्यापति लिखे होंगे रजिस्टर में, वहां अगर ये नहीं लिखा हो तो नोट कर लेना। तुलसीदास जी लिखा हो वहां पर ये नोट कर लेना कि 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक ये रहे। सूरदास जी 1478 से 1583 ईस्वी तक रहे। बिहारी जी 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी तक रहे साथियों। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सबसे पुराने कवि इनमें से यही है। 263 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? अब देखो इनमें कौन सा नाम नाथपंथी नहीं है। तो सबको पता है, जिसके पीछे पा आता है वो सिद्ध है। तो कणप्पा इसमें से नहीं आएंगे, क्योंकि कणप्पा एक सिद्ध है, ठीक है ना? तो पता लग गया, बाकी सब नाथपंथी हैं। तो नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ थे। ये शिव के उपासक थे, शैव संप्रदाय था। और इनकी संख्या 9 है। नाथ, ना से 9, इस तरह से याद हो जाएगा। अब ये 9 कौन कौन है? गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, जलंधर नाथ, चौरंगी नाथ, गोपीचंद्र, भरभरी, चूर्णकर नाथ और जलंधरी पाव। ये पूरे 9 नाथ हैं। तो आप लिख लेना साथियों, इनमें से कौन सा 9 नाथों में नहीं आता। इस तरह से प्रश्न बन करके आ सकता है।
ठीक है। तो नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। और नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ और गोरखनाथ हैं। ये शिव के उपासक माने जाते हैं। नाथ योगियों की संख्या 9 मानी गई है। और ये 9 नाथ कौन कौन से हैं? ये दिए गए हैं: गोरखनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, जलंधर नाथ, चौरंगी नाथ, गोपी चंद्र और भरथरी और चूर्ण करनाथ और जलंधरी पाव, ये रहे हैं। ठीक है। कणप्पा जो है वो सिद्धों में गिना जाता है, आदिकालीन सिद्ध कवि हैं। और सबको पता है कि सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84 मानी गई है। ठीक है, ये याद आपको रख लेना है। आगे है, गोरखवाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल, सबको पता होना चाहिए। गोरखवाणी नामक जो पुस्तक है उसका संपादन पीताम्बर दत्त बड़तवाल के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो गोरखबाणी नामक पुस्तक के संपादक पीताम्बर दत्त बड़तवाल रहे हैं। प्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में हुआ। इसमें गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका वर्णन किया गया है साथियों। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रबरदाई को छप्पियों का राजा कहा है? वाह यार, वेरी नाइस प्रश्न, बहुत मजेदार प्रश्न है साथियों, याद रख लेना। तो जो कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रबरदाई को छप्पियों का सम्राट कहा गया, छप्पियों का राजा कहा गया, वो है शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज ग्रंथ। ठीक है। इसमें क्या कहा गया? जो चंद्रबरदाई थे उनको क्या कहा गया साथियों? छप्पियों का राजा कहा गया है। तो चंद्रबरदाई छप्पियों का राजा शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज में कहा गया। वीर रस के साथ साथ चंद्रबरदाई जो है नक्श नक्सिक वर्णन या श्रृंगार के वर्णन में भी कुशल थे। इसी आधार पर शिव सिंह सरोज में उन्हें छप्पियों का राजा कहा जाता है। आगे है 266 नंबर का प्रश्न। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं हैं। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है कि आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा? देखो क्या लिखा, वो कौन है जिसने ये बात लिखी है? कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो ये आलोचक कौन थे? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा साथियों। तो मित्रों, मेरे हिसाब से आपको अच्छा लग रहा होगा। देखिएगा, पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात कही है, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास वे एकदम नहीं है। राहुल सांकृत्यायन का इतिहास ग्रंथ हिंदी काव्य धारा 1944, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का अतीत, ये दो भागों में है रहा है साथियों। निम्नांकित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, सिद्ध साहित्य के विषय में यानी कि सिद्धों के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिएगा, सिद्ध साहित्य का झुकाव जो है सहज साधना की ओर है, ये तो बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरप्पा है, ये भी बिल्कुल सही है। सिद्ध साहित्य की रचना चार्या पदों और दोहों में हुई है, ये भी सही है साथियों। तो फिर तो ऑप्शन डी गलत है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ, जबकि संध्या और संध्या भाषा या संधि भाषा में हुआ है साथियों। तो इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। सिद्ध साहित्य का प्रणय पिंगल भाषा में, सिद्ध साहित्य में गलत कथन है। सहज यानियों की जो भाषा है वो संध्या भाषा है। सिद्ध साहित्य का प्रणयन मागधी अवट में हुआ है।
सिद्ध साहित्य का जो प्रणयन है वो मागधी और अवध भाषा में हुआ है। 7वीं शताब्दी ईस्वी के सिद्ध कवि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपाद 7वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं और हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहपाद की प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है। सरहपाद की प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है। सिद्ध कवियों ने सहज साधना गुरु सेवा का गान किया है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्ध कवियों का उल्लेख किया है, जिसमें सरपा को हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने माना है। कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? कोल ज्ञान निर्णय, अच्छा प्रश्न है साथियों, नहीं मिलता है इस तरह का प्रश्न। कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो मत्स्येंद्र नाथ ने ये कोल ज्ञान निर्णय ये रचना लिखी है। मत्स्येंद्र नाथ कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार हैं। इस पुस्तक का जो संपादन है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा किया गया था। कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? मत्स्येंद्र नाथ हैं। और इस पुस्तक के जो संपादन करता है वो डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची रहे हैं साथियों, आप नोट कर लीजिएगा। 269 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना किसको माना गया है? तो 269 नंबर का प्रश्न है साथियों, देखिएगा। इसमें भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास को जो है माना गया है। इसमें जो अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है वो है भरतेश्वर बाहुबली रास। कौन सी रचना है? भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है साथियों। तो चलिए, भरतेश्वर बाहुबली रास जैन कवि शालिभद्र सूरि द्वारा रचित है। जो भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है वो किसने लिखी? जैन कवि शालिभद्र सूरि के द्वारा ये रचना लिखी गई। ये हिंदी काव्य रचना आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित रचना मानी जाती है, क्योंकि अपभ्रंश साहित्य में इसको गिना जाता है। इस ग्रंथ में भरतेश्वर और बाहुबली के चरित्र का वर्णन किया गया है। ये जो भरतेश्वर बाहुबली रास जो रचना है शालिभद्र सूरि के द्वारा लिखी गई है, आदिकालीन अपभ्रंश रचना है। इसमें भरतेश्वर का और बाहुबली के चरित्र का वर्णन किया गया है साथियों। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा जो है इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में, शालिभद्र सूरि को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है। यानी कि जो शालिभद्र सूरि रहे हैं जिन्होंने भरतेश्वर बाहुबली रास रचना लिखी है साथियों, ये आदिकालीन अपभ्रंश प्रभावित रचना रही है। इसमें भरतेश्वर बाहुबली के चरित्र का वर्णन किया गया है। और जो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त रहे हैं उन्होंने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में जो है जैन कवि शालिभद्र सूरि को हिंदी साहित्य अर्थात हिंदी का प्रथम कवि माना है साथियों। और उनकी जो कृति है भरतेश्वर बाहुबली रास, इसको हिंदी की प्रथम रचना माना है। किसने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। ठीक है, आगे अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 270 नंबर का प्रश्न है, चारण साहित्य जो है किस साहित्य का दूसरा नाम है? जो चारण साहित्य है साथियों वो रासो साहित्य का दूसरा नाम है। चारण साहित्य किसका नाम है? रासो साहित्य का दूसरा नाम है। चारण साहित्य किसका नाम है? रासो साहित्य का दूसरा नाम है। चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। वीर रस प्रधान रासो साहित्य की रचना अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में की गई है। पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, बिसल देव रासो, परमार रासो, विजयपाल रासो, ये आदि रासो ग्रंथ है जो वीर रस प्रधान माने जाते हैं। तो चारण साहित्य तथा रासो साहित्य का दूसरा नाम माना जाता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है साथियों। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने संधि काल एवं चारण काल कहा आदिकाल को। और जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा आदिकाल को चारण काल कह के पुकारा है साथियों। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने कहा है साथियों। मेरे हिसाब से आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि अब देखिए आप स्टार्टिंग से लेकर के आदिकाल को यहां तक आप पहुंच चुके हो, पढ़ते 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 पढ़ते। अब इन प्रत्येक क्वेश्चन के आपने एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लिया।
अब आप मुझे बताइए, क्या अब ऐसा महसूस हो रहा है आपको कि क्वेश्चन नहीं आ रहा? मतलब क्वेश्चन पढ़ते आंसर निकलने में अब देखो ऑटोमेटिक अपने आप आ रहा है। तो साथियों ये सोचिए कितने क्वेश्चन हिंदी साहित्य में रिपीट होते हैं। साथियों मेरा तो ऐसा मन करता है कि शायद मैं इनको ही बार बार पढूं और इनसे बार कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लगता है साथियों। यार आप जो है ना, प्लीज थोड़ा सा कि एक दूसरे को भी बताएं और शेयर करें, लाइक कीजिए, क्योंकि अच्छे प्रश्न हैं। और जो अच्छी चीज होती है ना, देखो वो हमारी बताने की हिम्मत नहीं होती दूसरे को। ठीक है, मैं मानता हूँ ऐसा, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे भी थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा और तो क्या है। और आप लोग मुझे लगता है जहां तक शेयर तो कर ही रहे होंगे यार, ठीक है ना? आपके जो भी चैनल ग्रुप है उनके ऊपर शेयर कर दीजिए, अच्छा लगेगा। देखिएगा, आदिकाल को सिद्ध सामंत युग यानी कि राहुल सांकृत्यायन ने कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने साथियों आदिकाल को चारण काल ही कहा था। 272 नंबर का प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। देखिए, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और आपको पता है रासो साहित्य। जो आदिकालीन हिंदी काव्य धारा है उसको चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है साथियों। कितने श्रेणियों में? चार श्रेणियों में। कौन कौन सी है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य। लेकिन अब सिख साहित्य में तो उसको किया ही नहीं गया, तो ये इसमें गलत हो जाएगा, ये आदिकालीन साहित्य में नहीं है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिख साहित्य आदिकालीन साहित्य काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य उपलब्ध हैं। और सिख साहित्य है वो भक्तिकालीन काव्य धारा के संत काव्य परंपरा के अंतर्गत आता है। संत काव्य धारा में अनेक सिख गुरु उपलब्ध रहे हैं साथियों। तो वहां पर एक और जोड़ लीजिए, रासो साहित्य आएगा। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस साथियों आप सबको पता है, वीर रस है। हिंदी साहित्य में आदिकालीन साहित्य का जो प्रमुख रस है वो वीर रस है। आदिकालीन रासो काव्य ग्रंथों के वीर रसात्मक रस रचना प्रवृत्तियों को आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल की संज्ञा दी है। वीर रस के अतिरिक्त आदिकालीन रचनाओं में श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को जो है अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। जैन कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। 8वीं सदी के आदिकालीन कवि स्वयंभू पहुम चरिव यानी कि पदम चरित्र, रेठनेम चरिव, अरिनिष्ट में चरित हरिवंश पुराण तथा स्वयंभू छंद नामक ग्रंथों की रचना की जाती है। पहुम चरिव में राम की कथा है और अरिनेष्टि चरित में हरिवंश पुराण में कृष्ण की कथा है। अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू ने अपनी रामायण पहुम चरिव में केवल 5 कांड रखे, उनका नाम वाल्मीकि रामायण के नाम से भी मिलता है साथियों। इन्होंने बाल कांड का नाम विद्याधर कांड रखा तथा अरण्य एवं किष्किंधा को नहीं इन्होंने रखा है। 10वीं सदी के अन्य जैन कवि पुष्पदंत को अपभ्रंश का बहुभूति कहा जाता है। एक अन्य जैन कवि धनपाल ने भविष्यत कहा नामक प्रसिद्ध कृति की रचना करी थी साथियों। अगला प्रश्न आता है 275 नंबर का, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा? अच्छा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबको पता है। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा? इससे बेस्ट प्रश्न तो कुछ हो ही नहीं सकता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। काव्यगत प्रवृत्तियों के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर रस की प्रधानता वाले रासो साहित्य के आधार पर हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल कहा, जबकि राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इस काल को चारण काल कहा। राजाश्रित कवि फुटकर दोहों को त्याग कर पराक्रम पूर्ण चरित्र गाथाओं का वर्णन करने लगे। यदि प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीर गाथा काल को आदिकाल कहा। यही नामकरण सबसे ज्यादा प्रचलित रहा है। 276 नंबर का प्रश्न है, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? सबको पता है चंद्रबरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के। तो चंद्रबरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रबरदाई ने अपने आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान के जीवन और उपलब्धियों पर
पृथ्वीराज रासो नामक काव्य ग्रंथ में शौर्य वीरता पराक्रम का अंकन किया और जयचंद को देशद्रोही के रूप में प्रस्तुत किया। जबकि जगनिक ने आलाखंड, जिसको परमार रासो के नाम से भी जाना जाता है, काव्य ग्रंथ की रचना करी है साथियों। 277 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? किसकी रचना है? चंद्रबरदाय। बहुत आसान प्रश्न है, सबको आ जाता है। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के आश्रित कवि चंद्रबरदाय द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाय को हिंदी का प्रथम कवि तथा इनके रचित का पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। वीर तथा श्रृंगार रस प्रधान पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का उल्लेख किया है। महोबा के राजा प्रमद देव के आश्रित कवि जगनिक ने परमार रासो या आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ की रचना करी। मुल्ला दाऊद ने चंदाई नामक काव्य ग्रंथ की रचना करी है साथियों। 278 नंबर का प्रश्न है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले कौन है? स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले साथियों आज राहुल सांकृत्यायन जो इसमें रहे। 278 नंबर के प्रश्न में देखिएगा, जो है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा माना गया है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। जबकि गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। 279 यानी कि 279 वाला क्वेश्चन है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है साथियों? तो अभिप्राय है सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। सिद्ध प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग इसका अभिप्राय है। महामुद्रा शब्द का अभिप्राय सिद्धों में क्या है? सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। ठीक है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में वो साधना सिद्ध योगिनी जिसे साधक अपनी सहचर्य बनाकर साधना करता है, तब उस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि, हिंदी के भी प्रथम कवि सरप्पा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्धि हेतु 4 मुद्राओं का वर्णन किया था। याद रखिएगा, कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और महामुद्रा। तो दोहा कोश में 4 मुद्राओं का वर्णन किया गया, सिद्धि हेतु, कर्म मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और महामुद्रा। ठीक है, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है 280 नंबर का प्रश्न, आलाह और उदल। आलाह और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। आला और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। वह कौन सा है? परमार रासो, जिसको आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है, और ये ग्रंथ लिखा है जगनिक के द्वारा। तो परमार रासो जो है साथियों 1230 ईस्वी में इसे आलाखंड की रचना ये जगनिक द्वारा की गई है। इसमें आला और उदल नामक 2 वीर सरदारों का वीरतापूर्ण लड़ाई का वर्णन मिलता है। ये वीर गीत काव्य हैं। आलाखंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आलाखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के भैंसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी गाया जाता है। ये एक गीत काव्य है साथियों। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। वीर गीत काव्य, कौन सा? वीर गीत काव्य। इसको जो है वर्षा ऋतु में भैंसवाड़ा और पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा गाया जाता है। परमार रासो को आलाखंड नाम से जाना जाता है, जगनिक ने लिखा है। और इसमें आला और उदल नामक 2 वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश थे चार्ल्स इलियट, उन्होंने इसे प्रकाशित करवाया था। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है साथियों। एक प्रश्न है 281 नंबर का, नाथ पंथ के जो प्रणेता है वो किसको माना गया है? नाथ पंथ के प्रणेता किसको माना गया है? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। नाथ पंथ के प्रणेता किसको माना गया है? साथियों, एक प्रश्न आप लोगों से मैं और पूछता हूं, वो प्रश्न का आंसर आपको देना है। मैं एक प्रश्न जो है बहुत अच्छा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में जो है
नायक की श्रेणी किसको रखा है? नायक की श्रेणी क्या है पृथ्वीराज रासो में? और पृथ्वीराज रासो का जो प्रधान रस है वो कौन सा है? ये आप मुझे आंसर दीजिएगा साथियों, ठीक है? तो मिलते हैं साथियों। मेरे हिसाब से साथियों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मुझे आशा है आप जरूर शेयर करेंगे, जरूर लाइक करेंगे, जरूर कमेंट करेंगे, जरूर आपको पसंद आएगा। आप अपने नोट्स बनाइए, बनाते रहिए, ठीक है? तो मैंने आज जो है आप लोगों के लिए क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं। वीडियो बड़ा होगा, धीरे धीरे मैं इसको और भी बड़ा करता जाऊंगा साथियों, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।